गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 ए बी और सी, ये आपका 9वां लेसन। तीन सवाल का कुछ खुलासे टाइप में मैं बता रही हूँ, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये है नीचे काउंट ल्यूटास्टाई 1828 ईस्वी 1910 ईस्वी की एक रूसी कहानी का उर्दू तर्जुमा दिया जा रहा है। टॉलस्टॉय रूस के एक बड़े दौलतमंद घराने में पैदा हुए थे, लेकिन इन्होंने ऐश व इशरत की ज़िंदगी छोड़कर गरीब आदमियों की तरह ज़िंदगी बसर की और वो नावलों और कहानियों के ज़रिए अपने ख़यालात फैलाते रहे। जंग और दामन और अना करेता इनके मशहूर नावल हैं। इनका इंतकाल 1910 ईस्वी में हुआ था। अब एक बार एक बादशाह के दिल में ये ख्याल आया कि अगर इसे ये हमेशा मालूम रहा करे कि किस काम के शुरू करने का सही वक्त क्या है और वो कौन सा मुनासिब लोग हैं, यानी कौन से वो सही लोग हैं जिनकी राय पर भरोसा किया जाए, और वो कौन लोग हैं जिनसे बचा जा सके, और सबसे बढ़कर कि ये मालूम रहे कि वो कौन काम है जिसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझा जाए, तो इसे नाकामी का मुंह ना देखना पड़े। दिल में हमेशा ये ख्याल आते ही बादशाह अपनी पूरी सल्तनत में मुनादी करवा दिया कि वो इस शख्स को बड़ा इनाम देगा जो इसे बताकर कि हर काम शुरू करने का सही वक्त क्या है। बहुत अहम लोग हैं जिनके और किस तरह जाना जा सके कि सबसे ज़रूरी काम क्या है और हमें क्या करना चाहिए। बादशाह के पास बहुत से पढ़े लिखे लोग आए, लेकिन इन सब में बादशाह के सवालात के मुख्तलिफ जवाब दिए, यानी सब ने अलग अलग जवाब दिए, और अलग अलग जवाब होने की वजह से बादशाह इनमें से किसी की बात ना मान सका और ना इसने किसी को इनाम दिया। इनाम देने के लिए कहा था, लेकिन उसने किसी को इनाम ना दिया क्योंकि उसे अलग अलग तरह के सवालात के जवाब मिले। लेकिन चूंकि वो अपने सवालात के जवाबात जानने के लिए अब भी फ़िक्रमंद था, इसलिए इसने तय किया कि वो एक साधु से, जो अपनी सूझबूझ की वजह से सल्तनत के कोने कोने में मशहूर था, मशवरा किया। फिर एक साधु था जो सल्तनत के कोने कोने में लोगों का सलाह मशवरा दिया करता था, तो उससे उसने सलाह मशवरा लिया। साधु एक जंगल में जिसके बाहर वो कभी नहीं गया था वो रहता था, और सिवाय आम आदमियों के किसी से नहीं मिलता था। यानी वो साधु जो था सिर्फ आम आदमियों से मिलता था और बाकी किसी से नहीं मिलता था। बादशाह मामूली कपड़े पहने और साधु की कुटी से पहले ही अपने घोड़े से उतर पड़ा, यानी वो साधारण इंसान बनकर गया और अपने सिपाहियों के पीछे छोड़ दिया और साधु के मिलने के लिए अकेला चल पड़ा। साधु से मिलने के लिए वो अकेला चल पड़ा। जब बादशाह करीब पहुंचा तो इस वक्त साधु ने अपनी कुटी के सामने ज़मीन गोड़ रहा था। वो क्या कर रहा था? अपनी ज़मीन कुटी के सामने गोड़ रहा था। बादशाह को देखते ही इसने इसे सलाम किया और सलाम करने के बाद भी वो ज़मीन अपना गोड़ता ही रहा। साधु दुबला पतला और कमज़ोर था। हर बार जब वो अपना फावड़ा ज़मीन में चलाता था, फिर थोड़ी मिट्टी खोदता था और बुरी तरह हाँफने लगता था। बादशाह इसके पास गया और बोला, अक्लमंद साधु, मैं तुम्हारे पास अपने 3 सवालों के जवाब लेने आया हूँ। मैं कैसे जान सकता हूँ कि सही काम करने का सही वक्त क्या है? वो कौन लोग हैं जिनकी मुझे बहुत ज़रूरत है, ताकि मैं दूसरों के मुकाबले में इन
इन लोगों पर ज़्यादा तवज्जो कर सकूं, और वो कौन मामूलात है जो बहुत ज़रूरी हैं और मुझे उन पर पूरा फ़ौरन तवज्जो करनी चाहिए। साधु ने बादशाह की बात सुनी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। बादशाह की बात साधु ने सुनी, लेकिन उसके बाद उसका कोई जवाब नहीं दिया। इसने अपनी हथेलियों को थूक से नरम करके फिर गोड़ना शुरू कर दिया। फिर साधु ने क्या किया, अपनी हथेलियों को थूक से रगड़ा और फिर वो अपना खुदाई गोड़ने में लग गया। फिर बादशाह क्या कहता, तुम थक गए हो। बादशाह ने कहा, मुझे फावड़ा दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बादशाह ने क्या कहा, मुझे फावड़ा दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। साधु ने क्या किया, शुक्रिया। बादशाह फावड़ा देकर जमीन पर बैठ गया। जब बादशाह क्यारियां गोड़ रहा था तो वो ठहर गया और इसने अपने सवाल दोहराए। साधु ने फिर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उठ खड़ा हुआ और इसने फावड़े के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, अब तुम दम भरकर आराम करो और मुझे थोड़ा काम करने दो। लेकिन बादशाह ने इसको फावड़ा नहीं दिया। वो जमीन गोड़ता रहा। 1 घंटा गुजरा और दूसरा भी। सूरज दरख्तों के पीछे छुपने लगा। बादशाह ने आखिरकार फावड़ा जमीन पर मारते हुए कहा, अक्लमंद आदमी, मैं तुम्हारे पास अपने सवालों के जवाब लेने आया था, मगर अगर तुम कोई जवाब नहीं दे सकते तो कह दो, मैं अपने घर लौट जाऊं। कोई आदमी भागा भागा आ रहा है। साधु ने कहा, देखो, आओ देखे वो कौन है। बादशाह घूमा। इसने एक दाढ़ी वाले आदमी को जंगल से भाग कर आते हुए देखा। आदमी अपना पेट दबाए हुए था और वो खून इसके हाथों के नीचे से बह रहा था। वो कमजोरी से कराता हुआ बादशाह के पास पहुंचा और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। बादशाह साधु ने इस आदमी के कपड़े खोले। इसके पेट में एक बड़ा जख्म था। बादशाह ने जहां तक हो सका इसके जख्म को अच्छी तरह धोया और इस पर अपने रुमाल से साधु के तौलिए से पट्टी बांधी, लेकिन खून का बहना नहीं बंद हुआ। बादशाह बार बार पट्टी खोलता रहा, जो गर्म खून से तर हो जाती थी, और इसे धो धोकर बार बार बांधता रहा। आखिरकार जब खून बहना बंद हो गया तो आदमी को होश आया और इस होश ने कुछ पीने के लिए मांगा। इतनी देर में बादशाह ताज़ा पानी लाया और इसे पिलाया। सूरज डूब चुका था और ठंडक भी बढ़ती चली जा रही थी, इसलिए बादशाह ने फकीर की मदद से जख्मी को झोपड़े के अंदर पहुंचाया और इसकी चारपाई पर लिटा दिया। चारपाई पर लेटते ही इस आदमी की आंखें बंद कर ली और खामोश हो गया। बादशाह भी दिन भर की दौड़ धूप और काम की वजह से इतना थक गया था कि वो दहलीज पर ही पड़कर सो रहा है और रात भर इसकी आंखें ना खुली। जब सुबह इसे होश आया तो बड़ी देर तक यही याद ना आया कि वो कहाँ है, और वो दाढ़ी वाला आदमी जो चारपाई पर लेटा हुआ अपनी चमकती हुई आंखों से टकटकी लगाए देख रहा है, वो कौन है। फिर बादशाह कहता, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस दाढ़ी वाले आदमी ने बादशाह को जगाते हुए अपनी तरफ देखते हुए कहा कि मैं तुमको नहीं जानता और ऐसी कोई बात भी नहीं है जिसे के लिए मैं तुमको माफ़ कर दूं। बादशाह ने कहा, आप मुझे जानते हैं, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका दुश्मन हूँ जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी। आपने मेरे भाई को कत्ल कर दिया था और इसकी जायदाद जब्त कर ली थी। मुझे मालूम हुआ था कि आप साधु के मिलने के लिए गए हैं। मैंने तय कर लिया था कि जब आप लौटेंगे मैं आपको रास्ते में कत्ल कर दूंगा, लेकिन दिन गुजरता गया और आप नहीं लौटे, इसलिए मैं आपका पता लगाने के लिए अपनी
मकी गाह से निकल आया। मकी का मतलब ठहरने की जगह। आपकी हिफाजती देते हुए सिपाहियों से मेरी मुठभेड़ हो गई। इन्होंने मुझे पहचान लिया और जख्मी कर दिया। इनसे तो भागा लेकिन अगर आप मेरे जख्मों पर पट्टी ना बांधते तो मैं खून निकल जाने की वजह से मर जाता। मैंने आपको कत्ल करना चाहा लेकिन आपने मेरी जान बचा ली। अब अगर मैं जिंदा रहा तो आपकी भी मर्जी है तो मैं सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत एक वफादार गुलाम की तरह की हैसियत से करूँगा। मैं अपने लड़कों को भी नसीहत कर जाऊँगा कि वो ऐसा ही करें। मुझे माफ़ कर दीजिए। बादशाह अपने दुश्मनों से इतनी आसानी से सुलह करके इसे दोस्त बनाकर बहुत खुश हुआ। इसने इसको माफ़ ही नहीं बल्कि इससे कहा कि वो अपने नौकरों को शाही तबीब का मतलब हकीम को इसकी देखभाल और इलाज के लिए भेजेगा और इसकी जायदाद भी इसे वापस कर देगा। जख्मी आदमी से रुखसत होकर बादशाह दहलीज के सामने गया और साधु को इधर उधर देखने लगा। जाने से पहले वो एक बार फिर अपने सवालों के जवाब हासिल करना चाहता था। साधु बाहर अपने घुटनों पर झुका हुआ और इनकी क्यारियों में बुआई कर रहा था जो एक रोज़ पहले गोड़ी और बनाई गई थी। बादशाह साधु के पास पहुंचा और कहने लगा, अक्लमंद आदमी, मैं आखिरी बार तुमसे अपने सवालों के जवाब की दरख्वास्त करता हूँ। तुम तो जवाब पा चुके हो। साधु ने कहा, जो अभी तक अपनी दुबली पतली टांगों पर झुका हुआ बादशाह की तरफ देख रहा था। कैसा जवाब? आप क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम्हारी समझ में नहीं आया? साधु ने जवाब दिया, अगर तुमने कल मेरी कमजोरी पर तरस खाकर इन क्यारियों को मेरे लिए गोड़ना ना होता तो अपने रास्ते पर चले गए होते तो वो आदमी तुम पर हमला कर देता और तुम मेरे साथ ना ठहरे होते। अफसोस कर रहे थे कि वक्त बहुत कम है। जब तुम क्यारियां गोड़ रहे थे मैं बहुत अहम आदमी था और मेरे साथ सुलह करना मुनासिब अहम काम था। बाद को जब वो आदमी भागकर हम लोगों के पास आया तो बड़ा अहम वक्त था। वो जब तुमको देखभाल कर रहा था, क्योंकि अगर इसने जख्मों पर पट्टी ना बांधी होती तो तुम सुलह से के बगैर मर जाते। इसलिए वो बहुत अहम आदमी था और जो कुछ तुमने इसके लिए किया वो बहुत अहम काम था। इसलिए याद रखो कि एक ही वक्त में बहुत अहम है और वो है अब ये बात अहम वक्त है, इसलिए कि यही वक्त है जब हमें कोई ताकत हासिल रहती है। सबसे अहम आदमी वो है जिसके साथ तुम हो। इसलिए किसी को नहीं मालूम कि इसका मामला फिर किसी दूसरे से पड़ेगा भी या नहीं, और सबसे अहम काम ये है कि इसके साथ नेकी की जाए, इसलिए कि इंसान को इसी मकसद से ये ज़िंदगी अता हुई है। तो बच्चों, ये सबक